नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अक्सर नौकरी पेशा वालों की जब भी बात होती है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी कुछ हद तक शामिल होते हैं, लेकिन एक बड़ी कंपनी में काम करने वाले नौकरी पेशा की तरह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कई सुविधाएं नहीं मिल पाती। भारत में कई लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, कई जगह इनका शोषण भी होता है और इसकी वजह है अपने अधिकारों की जानकारी न होना। तो मनी गुरु में आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अधिकारों के बारे में, और हमें ये बताने के लिए हमारे साथ हैं आज टैक्स एक्सपर्ट मनीष गुप्ता। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज की इस खास पेशकश में। तो आज हम शो में क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे कौन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए क्या है नियम, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के क्या है अधिकार, क्या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को मिलता है पीएफ। ये कुछ ऐसे बुनियादी सवाल है जो हर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जानना बेहद जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले मनीष जी, हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, छोटे लेवल पर और अपने इर्द गिर्द हर जगह कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके अधिकार क्या है और उनको क्या पता है उनके अधिकार क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले एक बेसिक मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए, आपने देखा होगा किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आमतौर पर सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, किचन, दिस कैंटीन सर्विसेज और इस तरह के बहुत सारे ऐसे सर्विस एम्प्लॉयज होते हैं जो एक्चुअली उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, लेकिन एम्प्लॉय की तरह ही डेडिकेटेडली काम करते हैं। ये वो एम्प्लॉय हैं जिनको किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा एम्प्लॉयर ने एक दूसरी कंपनी से हायर किया है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जैसे मुझे कुछ लोगों की आवश्यकता है और मैंने किसी मैन पावर प्रोवाइडर कंपनी को एंगेज किया और उन्होंने मेरे को 10 आदमी भेज दिए और वो मेरे यहाँ जो मैं काम उनको दे रहा हूँ वो काम कर रहे हैं, तो चूंकि वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, मेरे और उन व्यक्तियों के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो उनका एम्प्लॉय है, तो ऐसे व्यक्तियों को मेरे यहां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कहा जाएगा। इनको हम आउटसोर्स वर्कर भी कह सकते हैं। जनरली जो लोग कहें कि मैं आउटसोर्सिंग पर जॉब करता हूं, तो इसका मतलब है कि वह कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की एक परिभाषा है जिसको बहुत अच्छे से बताया मनीष जी ने। मनीष जी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए कानून की जरूरत कब आन पड़ी, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए जो कानून है वो कब का है और इसमें क्या बातें कही गई हैं? देखिए, आजादी के बाद लगातार कई कानून बनते गए, उनमें लेबर रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट कानून थे। हुआ यूं कि जब लगातार लोगों ने अपने यहाँ एम्प्लॉय न रखकर, चूंकि उन दोनों जब पीएफ और ईएसआई लगने शुरू हुए तो लोगों ने ईएसआई से बचने के लिए, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और बोनस, इन सब से बचने के लिए ऐसी एजेंसीज को हायर करना शुरू किया जो कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर प्रोवाइड कर सकती थी और उनको सैलरी देना प्रारंभ कर दिया। और ये लोग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते थे, पीएफ और ईएसआई में कवर होने के बावजूद ये लोग उनका पीएफ और ईएसआई न काटते थे न कंट्रीब्यूट करते थे। तो इन बड़े कानूनों का जो बेसिक लाभ था वो ऐसे कर्मचारियों को नहीं मिल पाता था। इसके अलावा और भी कई फैसिलिटीज वर्कर्स को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिले जो कि फैक्ट्रीज एक्ट में अवेलेबल थी, उनको भी मिल जाएं, ऐसी व्यवस्था करने के लिए 1970 में एक कानून को बनाया गया जिसका नाम था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। इस कानून में कई सारे बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए लगाए गए। तो इस प्रकार ये कानून अस्तित्व में आया और उनके हितों की रक्षा होनी प्रारंभ हुई। तो ये बहुत जरूरी जानकारी आपने दी है मनीष जी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए जो कानून है वो क्या कहता है और उनके हितों की रक्षा के लिए कानून में क्या अहम बातें कही गई हैं जो कई बार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को खुद पता नहीं होती है, और ये जानना उनके लिए बेहद जरूरी है। अब ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी है जिनको इस कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। क्या एक पर्टिकुलर नंबर होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का जो कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो तभी वो इस कानून के अंदर आएंगे? देखिए, आप दो तीन सिंपल बातें समझ लें। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पर बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज को भेजने का काम करता है
तो वो इस कानून के दायरे में कवर्ड है। अर्थात उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो इस कानून के तहत बनी है उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो वो इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर आगे मैन पावर सर्विसेज का अरेंजमेंट नहीं कर सकता। तो मूलभूत बात यह है कि आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है जो कि इसकी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपको दे देगी। वहां रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उनका रजिस्टर मेंटेन करना है और उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के आधार पर जो उस स्टेट में लागू है और पेमेंट ऑफ वेजेज के रूल, ये सारे रूल अप्लाई करने हैं और उनको उनकी मजदूरी समय पर देनी है। ये उसकी जिम्मेवारी है। इसके अलावा अब ऐसे मैन पावर अगर किसी और एम्प्लॉयर के यहाँ ज्वाइन करती है और अगर वहां पर पीएफ, ईएसआई आदि कानून एप्लीकेबल होते हैं तो फिर चाहे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर के यहाँ पीएफ और ईएसआई लगते हो या ना लगते हो, उनको भी पीएफ और ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना होगा और ऐसे एम्प्लॉयज को पीएफ और ईएसआई काटना पड़ेगा कि मानो कि वो प्रिंसिपल के एम्प्लॉयर ना होकर कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय हैं। ओके, तो बेसिकली जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं उनका जो एक हक है वो जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिले और अगर आपको एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इसकी पूरी जानकारी है तो आपको अपना ये जो हक है वो लेने का पूरा अधिकार है। कई बार जानकारी न होने के चलते आप इसको पूरी तरह नहीं ले पाते हैं। अब ये भी जानना जरूरी है कि क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ जो कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन है अपने यहाँ पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सही जानकारी नहीं देते हैं। दूसरी बात, अगर ये जानकारी नहीं देते हैं सही तो उसकी वजह क्या होती है और क्या इसको न करने पर कोई सजा भी या दंड का प्रावधान भी है? देखिए, सबसे पॉपुलर जो माल प्रैक्टिस है इस संबंध में कि लोग क्या करते हैं, ऐसे सप्लायर, ऐसे मैन पावर सप्लायर्स आमतौर पर वर्कर्स को ये सब बातें बताते ही नहीं है कि आपकी सुविधा के लिए ये कानून है और उनको किसी सोसाइटी में, अपार्टमेंट में, इंडस्ट्रियल हाउस में, फैक्ट्रीज में जॉब के लिए भेज देते हैं और उनका ना पीएफ काटते हैं, उनका भी पीएफ नहीं काटते और उनको पीएफ उनका कंट्रीब्यूट भी नहीं करते। इसी तरीके से ईएसआई का भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते। तो इस तरीके से जैसा कि आपने कहा था सामाजिक सुरक्षा की कड़ी में ये लोग, महत्वपूर्ण लोग जो कि गरीब तबके के लोग हैं, ये इस सर्कल से बाहर हो जाते हैं। इनको पीएफ और ईएसआई का बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया कि एम्प्लॉयर जब भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जिन वर्कर्स को वो अपने यहाँ काम दे रहा है उनकी सैलरी पर पीएफ और ईएसआई काटा गया हो और जमा किया गया हो। ये उसको इंश्योर करना आवश्यक है कॉन्ट्रैक्टर के यहां से। मैं एग्जांपल के तौर पर समझा दूं, जैसे ए लिमिटेड ने किसी बी कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और उन्होंने 100 एम्प्लॉय भेजे, तो जब बी कॉन्ट्रैक्टर ए लिमिटेड के यहाँ अपना बिल भेजेगा तो उसके साथ अपने चालान भी भेजेगा जिसमें सारी लिस्ट के साथ ये लिखा होगा कि हमने इन एम्प्लॉयज का इतना पीएफ काटा, इतना ईएसआई काटा, इतना हमने जमा किया और इतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईएसआई में हमने जमा कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर के पास ये अधिकार है ये पैसा अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से रिकवर करने का कि भाई ये मेरी सैलरी और ये मैंने इनका पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो एक प्रैक्टिस तो ये कि बताते ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन करते नहीं, तो पीएफ और ईएसआई का नुकसान उन एम्प्लॉयज का हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये लोग उसको बोनस भी नहीं देते हैं, जबकि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अनुसार इन एम्प्लॉयज को बोनस मिलने का भी हक है। और ऐसे चालाक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर से तो बोनस वसूल कर लेते हैं लेकिन एम्प्लॉय को उसका बोनस नहीं पहुंचाते हैं। इसमें ही एक और बात कहता हूं, ऐसी ही तीसरी बड़ी बात जो कॉन्ट्रैक्टर चालाकी से छुपा जाते हैं वो ये कि 8 घंटे की ड्यूटी के नाम पर 12 घंटे की ड्यूटी करा ली जाती है। आप देखिए किसी भी जगह, चाहे वो फैक्ट्रियां हो या रेजिडेंशियल यूनिट्स हो, 12-12 घंटे के सिक्योरिटी गार्ड, मेंटेनेंस के लोग काम करते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से 8 घंटे की सैलरी का 1.5 गुना अर्थात 12 घंटे की सैलरी का पैसा ले लेते हैं। लेकिन
उस कर्मचारी को पैसा मात्र 8 घंटे की दिहाड़ी का दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीटिंग है। मेरे सारे वर्कर भाइयों को, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भाइयों को ये सब पता रहना चाहिए और वो अपने अधिकार को जाने और अपने कॉन्ट्रैक्टर से पड़ताल करें कि साहब हम अगर 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो 12 घंटे का पेमेंट हमें मिलना चाहिए और ये हमारा अधिकार है। और आपको बता दूं, इसमें भी बोनस और पीएफ ईएसआई सब भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो जो बोनस आपका 1 महीने में 1 दिहाड़ी पर बनेगा, अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो आपको 1.5 दिहाड़ी का बोनस भी मिलेगा। ओके, तो यही अब हम जानना चाहते थे कि जैसा आपने कहा कि होता है कई जगह पर ऐसा कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे का काम निकलवा लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, लेकिन आगे शो किया कि हम 8 घंटे की उनको दिहाड़ी दे रहे हैं, जहां पर डेली बेस पर पेमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है मनीष जी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का मुख्य एम्प्लॉयर से जो संबंध है वो कैसा है। ये तो हमें पता है कि वो पेरोल पर नहीं है, मतलब महीने के अंत में उसके पास अकाउंट पे ऐसे सैलरी नहीं आती है जैसे कि परमानेंट एम्प्लॉयज के पास आती है। तो ऐसे में जो उसका भुगतान होता है, जो उसको पेमेंट होगी किसी भी प्रकार की, वो किस बेसिस पर कैसे होती है? देखिए, जैसा कि आपने अभी क्लैरिफाई अपने आप ही स्वयं ही किया कि वो डायरेक्टली उसके एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उनका ध्यान उन्हें एम्प्लॉयज की तरह रखना होगा। इसका प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 में किया गया है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। इसके अलावा सबसे पहला ख्याल एम्प्लॉयर को यह रखना है कि जब कॉन्ट्रैक्टर का बिल आता है पेमेंट करने के लिए, तो वो उनका समय से पेमेंट कर दे ताकि वो भी अपने कर्मचारियों को समय पर पेमेंट कर दे। एक बात, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कॉन्ट्रैक्टर अपने कर्मचारियों को पेमेंट चेक के द्वारा या बैंक ट्रांसफर के द्वारा कर रहा है ताकि पैसा उनके बैंकों में पहुंच रहा है। और तीसरी उसकी जिम्मेवारी यह है कि पेमेंट, पीएफ, ईएसआई और बोनस, उनका भुगतान भी ठेका कर्मचारी यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को मिल रहा है। इसके अलावा एक खास बात यह है कि ग्रेच्युटी कानून भी लागू है, चाहे वो एक एम्प्लॉई 5 साल में एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के काम करे या कई के काम करे। अगर उसकी अपनी नौकरी कॉन्ट्रैक्टर के यहां पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अनुसार 5 साल या उससे अधिक हो जाती है तो वो ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। ओके, तो बेसिक जो सुविधाएं हैं जो एक फिक्स्ड एम्प्लॉय को मिलती है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी मिलनी चाहिए। हाँ, उसमें कुछ नियम में बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसे जो तमाम ऐसे नियम हैं और जो ऐसे अधिकार है, उन पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भी उतना ही अधिकार है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आप कैसे मैक्सिमम उठा सकते हैं और कैसे अपने जो एम्प्लॉयर है उनसे कह सकते हैं कि ये हमारा हक है, हमें ये जरूर दीजिए ये तमाम सुविधाएं। इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। तो मनी गुरु में आज हम जान रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स क्या अपने अधिकार जानते हैं और जानकर पहचानने के साथ साथ क्या उनका फायदा उठा पाते हैं। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ आज टैक्स एक्सपर्ट मनीष